नाजरीन आदाब, काफ़िला इश्क की इस नशिस्त में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि शायरी क्यों इतनी ज़्यादा मकबूल है, हम शायरी के थ्रू क्यों इतने जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई आर्ग्यू कर रहे हैं, तो हम अगर शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो विन कर लिया। यानी अगर उसके सपोर्ट में कोई शेर मिल जाता है, नेता कोई तकरीर कर रहा होता है, कोई सियासी लीडर पॉलिटिकल, वो अपनी बात में वजन करने के लिए एक शेर पढ़ता है, तो ऐसा क्यों समझता है कि वो ऐसा करके पब्लिक को इम्प्रेस कर रहा है? इसलिए कि उसे लगता है, और बहुत हद तक सही है बात, कि उससे पब्लिक से वो कनेक्ट कर पाता है। तो ये कनेक्टिविटी जो शायरी में है, शायरी के थ्रू होती है, इसकी वजह क्या है, हम आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको अपने इफ्तिताही वीडियो में, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था काफ़िला इश्क का, कि हमारा मकसद उर्दू लिटरेचर को, ख़ास तौर से उर्दू शायरी को उन लोगों तक पहुंचाना है जो उर्दू ज़ुबान के लोग नहीं हैं, जो उर्दू जानते नहीं हैं, शायद उर्दू पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उर्दू शायरी उनको पसंद है, उर्दू शायरी सुनना चाहते हैं, उर्दू शायरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उर्दू शायरी से आनंद लेते हैं, वो उर्दू शायरी उनको सुकून देती है, उर्दू शायरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके, आप देखेंगे कि अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता था तो शेर ज़रूर होगा उसमें कोई ना कोई। ओके, हो सकता है व्हाट्सएप पे भी चलते हों, मुझे पता नहीं, क्यों मेरी तो वो उम्र निकल गई। दूसरी बात यह है कि शायरी में वो कौन सी चीज़ है जो कनेक्ट कर लेती है। अगला सवाल यह है कि क्या बात है, शायरी में भी ख़ास तौर से गज़ल की शायरी में ये कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ये क्षमता ज़्यादा है गज़ल में। और गज़ल जैसा कि शायद आप लोग जानते हों कि इसका ओरिजिन तो पर्शियन का है। पर्शियन गज़ल बहुत पॉपुलर थी, बहुत बड़े बड़े शायर जो हैं वो पर्शियन पोइट्री के हुए हैं, और ये उर्दू में पर्शियन से ही आई है, लेकिन उर्दू में आके पूरी तरह से इंडियनाइज हो गई है। यानी जैसे कहें कि हिंदुस्तान की मिट्टी इसको रास बहुत आई गज़ल को, और उर्दू में ही गज़ल की ये सिन्फ, ये जिसको फॉर्म कहते हैं, ये उतनी ही पॉपुलर हो गई जितनी पर्शियन पोइट्री पॉपुलर है, उतनी ही उर्दू की गज़ल पॉपुलर है। और हिंदुस्तान ने किस तरह से अपनाया उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस जिसमें तमिल भी है, तेलुगु भी है और बंगाली भी है, सुना है मैंने कि इन सब में गज़ल कही जा रही है। ज़ाहिर है कि मेरी ज़ुबानें नहीं है, मैं नहीं बोल पाता ना बंगाली और तमिल और तेलुगु, लेकिन सुना मैंने कहीं कि इनमें भी गज़ल कही जा रही है। हिंदी में तो कही जा रही है, दबियों कुछ शोरा उसमें बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब गज़ल में ऐसी कौन सी ख़ास बात है? गज़ल की एक तो फॉर्म अपने आप में, जिसको उर्दू में हैत कहते हैं, वो फॉर्म क्या है कि गज़ल में मुख्तलिफ अशार होते हैं। यानी उसका अगर वो कंपोजिशन लें तो वो 5 कम से कम होते हैं, हो सकता है 5 के एक आध में 4 भी होते हों, लेकिन मैंने तो 5 ही देखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत लंबी लंबी गज़लें भी होती हैं। तो लेकिन ब्यूटी ये है गज़ल की कि एक शेर अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट होता है, जिसको उर्दू में कहेंगे मुकम्मल इकाई। ओके, जैसे संपूर्ण इकाई हिंदी में कहेंगे, तो वो अपने आप में कंप्लीट है। अच्छा, अब ऐसी क्या बात है कि 2 लाइन में आप ऐसी बात कह देते हैं जो कंप्लीट हो गई, यही उसकी ब्यूटी है। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, अगर इस वीडियो में नहीं तो किसी और वीडियो में। और सारे शेर आपस में ज़रूरी नहीं कि कनेक्टेड हो, बल्कि नहीं होते, कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन हर शेर अपने आप में कंप्लीट यूनिट है और हर शेर अपनी बात को कन्वे कर रहा है। और
دو شعر میں ایسی بات کہہ دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر آپ صفوں کے صفحے بھر دیجئے، پنوں کے پنے بھر دیجئے، اس میں بات ایکسپریس کر سکتے ہیں. وہ دو شعر میں وہ بات کہہ دی انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے، یہ کہتے نہیں، یہ آپ کی امیجنیشن کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے. وہ ساری بات کمپلیٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ کی امیجنیشن کو اس نے اکسا دیا، ایکٹیویٹ کر دیا امیجنیشن کو. اب آپ کا امیجنیشن ایکٹیو ہو گیا، آپ سوچے جا رہے ہیں. اوکے، میں ایک غالب کا شعر پڑھتا ہوں. وہ اور آرائش خم کاکل، کاکل کہتے ہیں زلفوں کو. حالانکہ اردو داں یہ بھی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ کاکل، زلف، گیسو، یہ سب الگ الگ طرح کے کلاسیفیکیشن ہے، مجھے نہیں معلوم. میں تو زلف، کاکل، گیسو یہ اردو میں استعمال ہوئے ہیں بالوں کے لیے، محبوب کے، محبوبہ کے. حالانکہ ساحر نے تو مرد کے لیے کیا اڑے جب جب زلفیں تیری، آپ نے دیکھا ہوگا نیا دور کا بہت ہی اپنے وقتوں کا پاپولر گیت، تو دلیپ کمار کے بال اڑ رہے ہیں اور وہ بہت اچھا گانا پکچرائز ہوا ہے. لیکن عام طور پہ یہ پریمکا کے، ان کے محبوبہ کے زلفوں کی تعریف میں ہوتا ہے. تو غالب کا وہ اور آرائش خم کاکل، آرائش کہتے ہیں بنانے سنوارنے کو. اوکے، یعنی بالوں کے جو خم ہیں، جو اس میں کرو ہیں، ان کو سنوارا جا رہا ہے، یعنی پریم کا سنوار رہی ہے. وہ اور آرائش خم کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز. اندیشہ، فکر کیا ہو جائے، ایگزائٹی. اور کس کی ایگزائٹی؟ بہت دور دراز کی ایگزائٹی ہو رہی ہے مجھے اس بات سے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اب آپ سوچتے رہیے اس کے اوپر. زلف کے اوپر بھی دسوں شعر کہے گئے ہوں گے، اور زلف سنوارنے پہ بھی بہت شعر کہے گئے ہوں گے، لیکن دسوں انگل کہیں غالب کا اپنا انداز ہے. تو اب اس نے دو لائنوں میں جو بات کہہ دی، اب آپ سوچتے رہیے کہ اس سے بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے، کس چیز کو سنوارا جا رہا ہے، کون سی چیز سنور رہی ہے، ہم کس کے سنورنے سے کنیکٹڈ ہو رہے ہیں. یہ ہے اردو شاعری کی بات. تو ایک تو غزل کی یہ بیوٹی ہے کہ وہ دو شعر میں اپنے آپ کو کر لیتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے، وہ تو شاعری پہ لاگو ہوتی ہے کہ شاعری جو ہے، جس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، اردو میں اس کو کہیں گے زمان و مکان، اس کی قید سے آزاد ہے. اب یہ کس پیریڈ میں بات ہو رہی ہے، کس اسپیس میں بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں. ہم وہ اور آرائش خم کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز، یا بہت ہی کامن سے جو غالب کے اشعار ہیں، جو بہت ہی پاپولر ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، سبھی سمجھ لیں گے. اور یہ اب سے 500 سال پہلے اور 1500 سال پہلے بھی سمجھتے ہوں گے، اور آج سمجھ لیں گے اس فیلنگ کو. اوکے، اب ان کے اوپر آپ لکھتے رہے، تو کسی ٹائم فریم میں تو ہے نہیں، نہ کسی اس میں پرٹیکولر اسپیس میں ہے یہ. تو ایک تو یہ بیوٹی ہے. دوسری بات کمپلیٹ یونٹ. حالانکہ مسلسل غزل بھی ہوتی ہے جس میں ایک شعر دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی وہ شعر کمپلیٹ یونٹ ہی ہوگا اپنے آپ میں. تو یہ اس کی بیوٹی ہے. اچھا، اب دوسری چیز جو بہت لوگوں کو کنیکٹ کر دیتی ہے، اس کا آڈینس بہت بڑھا دیتی ہے، جس کے ہندی میں کہیں گے شروتا، ان کی تعداد بہت بڑھا دیتی ہے، ان کا نمبر بہت بڑھا دیتی ہے، سنکھیا بہت بڑھا دیتی ہے. وہ ہے اس کے ٹاپکس. اور اس کے ٹاپک میں عشق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. حالانکہ یہ سمجھنا تو بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اردو شاعری میں اور خاص طور سے غزل میں عشق کے علاوہ کسی چیز پہ شاعری نہیں ہوئی ہے، کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اردو میں آگے کے ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے، جب ہم گفتگو کریں گے اس کے اوپر، اور آپ لوگوں کے فیڈ بیک بھی ملیں گے، اس میں سجیشن بھی آئیں گے، تو اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ اردو میں کن کن موضوعات پہ شاعری ہوئی ہے، اور وہ موضوعات شاعری کے تھرو جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم کتنے جلدی کنیکٹ کر لیتے ہیں، اور کیا کیا ہم اپنے امیجنیشن کو اس میں ایکٹیو کرتے ہیں، اور کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں اس کے تھرو. اوکے، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ ایک بہت بڑا موضوع اردو شاعری کا عشق ہے. انفیکٹ غزل کے معنی ہی محبوب سے باتیں کرنا یا عورت سے باتیں کرنا، جو اس کے لٹریری میننگ ہے، جس کو لغوی معنی کہتے ہیں، ڈکشنری میننگ. اچھا، عشق میں خاص بات کیا ہے، بڑا ٹاپک ہے تو ہوا کرے. عشق ایک ایسا جذبہ ہے، ایسی فیلنگ ہے جو کم سے کم ہر آدمی کسی نہ کسی شکل میں اس کو ریکگنائز کرتا ہے. مطلب وہ فیلنگ، رومان کی فیلنگ، عشق کی فیلنگ، دیوانگی کی فیلنگ، پلیجنٹ فیلنگ وہ محسوس کرتا ہے. کبھی کبھی درد کی فیلنگ اس کے تھرو محسوس کرتا ہے. اچھا، اب ایک شعر پڑھا گیا. اب شاعر نے تو شعر پڑھ دیا، جیسے میں نے غالب کا شعر پڑھا کہ میں وہ اور آرائش خم کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز. اب ایک شعر پڑھا گیا، اب آپ سوچتے رہیے. کہ مثال کے طور پہ میر کا ہی شعر میں پڑھ رہا ہوں،
इश्क ए मीर भारी पत्थर है, बोझ किस नातवां से उठता है। पहले मिसरे में तो कोई ना समझ में आने वाला लफ्ज नहीं है। इश्क ए मीर भारी पत्थर है, बोझ वजन, बोझ किस नातवां से उठता है। नातवां कमजोर को कहते हैं, तो उसका वजन सबका उठाने के बस की बात भी नहीं है। अब इससे आप उलझते रहिए, मजा कि कौन उसमें कितना दीवाना है, कितना डूबा हुआ है, कितना होशियार है, उसकी अपनी फीलिंग क्या है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी कनेक्ट हो रहा है उससे, तो इसलिए ये इसका ऑडियंस बहुत बढ़ जाता है, इसकी अपील बहुत बढ़ जाती है, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। अब आखिर में एक चीज मैं और उस पर गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा इस टॉपिक को, और वो है कि अच्छा शेर हम किसको कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा, क्योंकि इसका मकसद उर्दू शायरी पे तनकीद करना तो है नहीं, या तनकीद के नए मेयार बनाना कि उसके क्या होंगे, कौन शायरी में कौन सी सनत या कौन सा हुनर हो तो बड़ा शेर कहलाएगा, नहीं हो तो ऐब हो जाएगा, वगैरह वगैरह। या ये अप्रोच शायरी की तनकीद की अपना इससे अपनाएंगे तो ये शेर बड़ा है, इससे अपनाएंगे तो ये वाला शेर बड़ा हो जाएगा। तो मेरा मकसद ये है ही नहीं। मेरे नज़दीक अच्छे शेर का हर आदमी के लिए अलग अलग पैमाना है। मैं जो पैमाना बता रहा हूं वो शायद बहुत लोगों पे अप्लाई हो जाए कि मैंने शेर सुना, मुझे अच्छा लगा। अच्छा नॉर्मली जब ही लगेगा जब मैं अपनी किसी फीलिंग, किसी मतलब अपने एहसास, अपने किसी ऑब्जर्वेशन, जिसको मुशाहिदा कहेंगे उर्दू में, उसको कहीं ना कहीं अपने से आइडेंटिफाई करूंगा जो उसमें बयान की गई है शायरी में। तो सुनने के बाद मुझे एकदम से कनेक्ट कर लो, पहली शर्त। और दूसरी बात यह है कि जब मैं उसको दोबारा पढ़ूं तो मुझे और अच्छा लगे, तीसरी बार पढ़ूं तो और अच्छा लगे, और जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं मुझे अच्छा लगता ही चला जाए। जितना आगे तक अच्छा लगता चला जाएगा उतना ही बड़ा शेर बन जाएगा मेरे नजदीक। मेरा क्राइटेरिया ये है। अब जाहिर है कि मेरा क्राइटेरिया कोई बहुत उसका क्राइटेरिया नहीं। उर्दू दां हमारे दोस्त बहुत नाराज हो जाएंगे इस बात पे कि आपने तो बिल्कुल बाजार में ला के रख दिया उसको, लेकिन यह है अच्छा। अब मैंने कहा कि सुनने में अच्छा लगे, वो तो इस बात से अच्छा लग जाएगा मैं अपनी किसी उससे कनेक्ट कर, आइडेंटिफाई कर रहा हूं अपनी किसी प्रॉब्लम को, अपने ऑब्जर्वेशन को, मैं उसको फील कर रहा हूं। सोचूं तो अच्छा लगे, इसका मतलब मैंने कोई ना कोई लेयर हटाई उसमें, मैंने अपने इमेजिनेशन को एक्टिव किया, मैं और सोचा तो और उसके माने खुले, और सोचा तो और माने खुले, दूसरों ने सोचा तो उसके और माने खुले। तो मेरे लिए वो शेर बड़ा है जिसमें मुझे मैं जितनी ज्यादा लेयर हटा सकूं और जितनी ज्यादा लेयर्स निकला, मेरे लिए वो शेर बहुत बड़ा है। सुने तो अच्छा लगे और सुने तो और अच्छा लगे। इसी तरह हर आदमी के लिए वो सुन रहा है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है उससे। बहुत से लोगों को मैंने देखा शेर कोट करते हैं, बहुत मजे में कोट करते हैं, वो शेर भी गलत पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उससे मजा ले रहे हैं तो उनको हक है पूरा मजा लेने का। और हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि उससे कहें यार तुम शेर तो गलत पढ़ रहे हो और तुम फिर भी मजा लिए जा रहा। वो मजा ले रहा है उस शेर से तो उसे लेने दो भाई, ये मेरा मानना है। तो इसलिए उर्दू शायरी खास तौर से, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम काफिला इश्क में खाली गज़ल या अशार को डिस्कस करेंगे, हम नज़में भी लेंगे, दूसरी फॉर्म्स हैं रुबाई और क़तात और उन चीज़ों को भी लेंगे। बहुत अच्छी अच्छी नज़में हैं, डिफरेंट फॉर्म में लिखी गई हैं नज़में भी ज़बरदस्त, उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ नॉन पोइट्री जैसे शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल को मेरा इरादा नहीं है इसलिए कि वो उसमें इस कैनवस में समेटना उसको थोड़ा भारी पड़ेगा। थोड़ी देर के वीडियो 10 मिनट ज़्यादा तो 15 मिनट से ज़्यादा समेटना मुश्किल पड़ेगा उसके ऊपर गुफ्तगू, लेकिन अफसानों पे बात हो सकती है और हम इसको करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस कोशिश को आप पसंद करेंगे। तो इस नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।